हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय सोनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट फॉर यूनिक। वीडियो देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बराबर में आने वाली बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 6 के जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल। इस चैप्टर में परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है उसको हाईलाइट किया गया है। अगर आप लोग इस चैप्टर के नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर से में दिए गए हाईलाइट के द्वारा आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप एनसीईआरटी को जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। स्थल रूपों में दिखाए गए हैं, जैसा कि चित्र में यहाँ नीचे हम देख सकते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे हैं, कुछ समतल होते हैं। ये समरूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं फंस जाती है। आइए आगे देखते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के टूट गए घिस जाने को अपवर्तन कहते हैं। सामान्यतः जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है वह टूटती है, उस प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है या कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है, जिसे निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। सामान्यतः जो घिसी हुई सतह है उसका फिर से निर्माण निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु अथवा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, ढाल के द्वारा पर्वतों के पठारों के मैदानों परिवर्तित कर सकते हैं। आइए हम पर्वत के बारे में जानेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा अथवा आधा चौड़ा होता है। यह आपस में के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। सामान्यतः हमने अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई पहाड़ देखा होगा जो सामान्यतः चोटी पर उसका आकार छोटा होता है और पृथ्वी के स्थल पर उसका क्षेत्रफल बड़ा होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। सामान्यतः कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिन पर पूर्ण रूप से बर्फ जमी होती है। क्या कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। सामान्यतः जो पर्वत होते हैं उनकी जो सतह होती है वो ढाली नुमा होती है। सामान्यतः इसी सतह पर बहुत कम ही जीवन प्राणी बसते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में
व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतों तंत्र समांतर श्रृंखलाओं क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, जैसे हिमालय, एल्पस तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखला हैं। जैसा कि हमने अपनी इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो चित्र दिखाया गया था उसमें एल्पस, हिमालय, एंडीज पर्वत की सीढ़ियाँ दर्शाई गई थी। अगर आप वो पर्वत देखना चाहते हैं तो आप हमारी पहली वीडियो या इसकी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, भ्रमणोदय पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा एल्पस बलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। सामान्यतः बलित पर्वत वह पर्वत होता है जिसकी सतह ऊबड़-खाबड़ एवं शिखर शंकुआकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है अथवा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, ऐसे भ्रमणोदय पर्वतों का निर्माण होता है। सामान्यतः जिन पर्वतों को ऊंचा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, इसे भ्रमणोदय पर्वतों का नाम दिया जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्चेस पर्वत इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति देखिए तथा इस प्रकार की भूमि आकृति के कुछ उदाहरणों का पता लगाएं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि उत्खंड भ्रंश और द्रोणिका भ्रंश किस प्रकार के पर्वत होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजिमा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों से जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, बिजली के लिए उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ वेदिका कृषि लिए उपयुक्त होती हैं। सामान्यतः जो पर्वत होते हैं उनसे अनेक प्रकार की नदियाँ निकलती हैं और जो पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं उनके द्वारा बिजली उत्पादन किया जाता है और उन नदियों के माध्यम से सिंचाई भी की जाती है। आइए आगे देखते हैं। पर्वतों के अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। सामान्यतः पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन आदि प्राप्त होते हैं। सामान्यतः हमें अनेक प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है। सैलानियों के लिए पर्वतों भाग उपयोगी स्थान है। सामान्यतः जो भ्रमणीय क्षेत्र के रूप में या पर्यटनीय स्थल के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक वरीयता दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग पर्वतों के चलते प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ एक खेल खेले जाते हैं? आइए अब हम पठार के बारे में जानेंगे। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। सामान्यतः जो पठार होता है वह ऊपरी सतह
से उठा होता है और उसका ऊपरी भाग सपाट या चिकना होता है और इसमें के अनेक कोने हो सकते हैं। इसका ढाल बहुत खड़ा होता है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की सतह पठार भी नए नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला, मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। सामान्यतः जो पठार होते हैं उनसे नदियाँ नीचे की ओर गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडीरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइए अब हम मैदानों के बारे में जानेंगे। मैदान समतल होते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्यम समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। जो सामान्यतः मैदान पाए जाते हैं वो सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उन्मेद और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। सामान्यतः जो समतली मैदान होते हैं वो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। नदियाँ पर्वतों से के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उनसे अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घड़ियों के निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों के मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः जो नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं वो पर्वतीय क्षेत्र का कटाव करते हुए जो भी खनिज लवण लाती हैं वह मैदानी क्षेत्र में आकर छोड़ जाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए बहुत से बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन के यांगत्से नदी द्वारा के मैदान प्रमुख हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र। सामान्यतः अधिकतर मनुष्य मैदानी क्षेत्र में निवास करता है जहाँ पर की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों को बनाने व खेती की यहाँ समतल भूमि की प्रचुर मात्रा होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब हम इस स्थल रूप के एवं लोगों के बारे में जानेंगे। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार की जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। सामान्यतः जो मनुष्य समतलीय क्षेत्र में निवास करते हैं उनका जीवन सरल होता है और जो व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों के फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। सामान्यतः स्थल रूप में निवास करने वाले लोगों के विभिन्न तरीकों से रह सकते हैं।
क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देती हैं। इन अकस्मात घटनाओं के बारे में जागरूकता करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। सामान्यतः समतली मैदानों में अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिससे कि जन धन और मानव जाति का विनाश होता है। इसको रोकने के लिए हम अनेक प्रकार की जागरूकता अभियान चला सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, जो गंदा हो जाता है। हमें प्रकृति में इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग कर इस प्रकार नहीं करना चाहिए। सामान्यतः हमें प्रकृति से यह उपहार प्राप्त है, इसको हमें क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। उपलब्ध भूमि में केवल ही उपयोग हमारे उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को पृथ्वी को सुरक्षित रखें। सामान्यतः वर्तमान समय में पृथ्वी पर अनेक प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण अभियान है मानव की जागरूकता। मानव को जागरूक होने के लिए वह अनेक प्रकार के शोध पत्रों को पढ़ सकता है कि जिसमें उसने पृथ्वी पर किस प्रकार विनाशकारी प्रलय की भूमिका निभाई है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।